अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक बात की थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, हमें मालूम होना चाहिए। कुछ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर और सूडो फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल। हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल, फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल, सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल्स देखी थी। उसके अलावा हमने रेट लॉ, रेट इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट, ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ा था। आज हम बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड की। हाफ लाइफ पीरियड क्या है? हाफ लाइफ पीरियड हम कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 50% ऑफ रिएक्टेंट, या टाइम टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, और टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट। जब आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जो टाइम उसमें लगेगा उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने बात की N2O5, अगर ब्रेक होता है तो ये प्रोड्यूस करता है N2O4 प्लस O2। ठीक है, N2O5 N2O4 बनाएगा प्लस O2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। N2O5 N2O4 प्लस O2 प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम हाफ लाइफ टाइम देखें तो वो है 24 मिनट्स। 24 मिनट्स इज हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की हाफ लाइफ कितनी है? 24 मिनट। अब इस हाफ लाइफ का मतलब क्या है 24? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास N2O5 का 1 मोल होगा, मैं 0.5 मोल से रिएक्शन स्टार्ट करता हूँ। 0.5 मोल से अगर मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया तो आफ्टर 24 मिनट्स हाफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा और 0.25 मोल्स बाकी होंगे। 0.25 मोल लेफ्ट आफ्टर 24 मिनट्स। अब यहाँ पे 48 मिनट्स के बाद क्या होगा? अगर मज़ीद 24 मिनट गुजरते हैं, आफ्टर 48 मिनट्स रिएक्टेंट टोटल कंज्यूम नहीं होगा, बल्कि ये जो 0.25 मोल्स हाफ लाइफ के बाद बाकी थे, अगली हाफ लाइफ में ये हाफ हो जाएंगे। 0.25 के बजाय 0.125 लेफ्ट आफ्टर 48 मिनट्स। अगर मैं 24, 48, 96 मिनट्स की बात करूंगा तो 0.062 और 0.325 उसके बाद भी बाकी होंगे। ये मज़ीद हाफ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दें अगले 24 मिनट में, और जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो नेक्स्ट 24 मिनट्स में वो बाकी होगी। हाफ लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि जितने टाइम में हाफ हुआ उससे डबल टाइम में टोटल रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। इसे हम कहेंगे फर्स्ट हाफ लाइफ, ये हो जाएगी सेकंड हाफ लाइफ। इसके बाद अगले 24 मिनट थर्ड हाफ लाइफ होगी, जिसमें ये 0.125, 0.0612 बाकी रह जाएगा। ठीक है, फिर अगले 24 मिनट उसकी हाफ लाइफ होगी, नेक्स्ट हाफ लाइफ होगी। ठीक है, तो ये है हाफ लाइफ टाइम। इसकी हम एक और एग्जांपल कॉमन है जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। 92U235 की हाफ लाइफ है 710 मिलियन ईयर्स, 710 मिलियन ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 किलोग्राम ऑफ 92U235 हमारे पास हो तो 710 मिलियन ईयर्स के बाद
हाफ डिके हो जाएगी और हाफ kg फिर बाकी होगा। अगले हाफ kg को 0.25 kg में कन्वर्ट होने के लिए नेक्स्ट 710 मिलियन ईयर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ हाफ लाइफ की बात की कि हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। अब अगर मैं कहूँ कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज़ 2 मिनट एंड वी हैव 5 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, हाउ मच रिएक्टेंट इज़ लेफ्ट आफ्टर 10 मिनट। ठीक है, मेरे पास रिएक्टेंट है, हाफ लाइफ इज़ 2 मिनट्स। ठीक है, और मेरे पास 5 मोल्स हैं। आफ्टर 10 मिनट कितना रिएक्टेंट होना चाहिए? हाँ जी, मुझे पता है हाफ लाइफ इज़ 2 मिनट। पहले 2 मिनट के बाद 2.5 मोल होंगे, दूसरे 2 मिनट के बाद 2.5 डिवाइडेड बाई 2 0.125 मोल होंगे, तीसरी हाफ लाइफ 0.125 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी, 0.125 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, ये हो जाएगी थर्ड हाफ लाइफ 0.125 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद जो बचेगा उसको डिवाइड कर दें 2 से, और फाइनली उसके बाद जो बचेगा उसको भी हम फाइनल 2 से डिवाइड कर दें। तो फिफ्थ हाफ लाइफ हमें चाहिए, उसकी फिफ्थ हाफ लाइफ हम देखेंगे कितनी है। ठीक है, वो हमारे पास रिएक्टेंट बाकी होगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ टाइम हमें मालूम होना चाहिए। हमें ये मालूम हो कि हम कैसे हाफ लाइफ मेजर कर सकते हैं। हाफ लाइफ को ये नहीं समझना है कि हाफ लाइफ का मतलब है हाफ रिएक्टेंट कंज्यूम, अगले उतने ही टाइम में टोटल रिएक्टेंट कंज्यूम। अब व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, हाफ लाइफ पीरियड का क्या रिलेशन है। जी स्टूडेंट्स, हम बात करने लगे थे हाफ लाइफ पीरियड और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की रिलेशनशिप की, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम मज़ीद देखते हैं। देखें, ये जो रिएक्शन है ये हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, ये कैसा रिएक्शन था? फर्स्ट ऑर्डर की एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था N2O5 की डीकम्पोजिशन टू N2O4 एंड O2, और यहाँ पे हमने देखा 0.5 मोल है, अगर 24 मिनट में 0.25 बाकी बचेंगे। ये आ गई फर्स्ट हाफ लाइफ। अब 0.25 को मज़ीद हाफ होने के लिए अगले 24 मिनट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट 24 मिनट 0.25 को 0.125 में चेंज करेंगे। इसका मतलब है कंसंट्रेशन चेंज होने से हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं आया। इसका मतलब है इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करी। जैसे कि हमने कहा डिसइंटीग्रेशन ऑफ 92U235, यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 710 मिलियन ईयर्स है। 710 मिलियन ईयर्स में 1 kg हाफ kg में चेंज होगा, तो नेक्स्ट हाफ kg फिर 710 मिलियन ईयर्स ही लेगा। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन तो हाफ हुई है, लेकिन हाफ लाइफ पे उससे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो इसकी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन है? रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई हम कहते हैं हाफ लाइफ is inversely proportional to the concentration raised to the power 1 less than order of reaction। इसका मतलब है अगर मैं इक्वेशन लिखूं T1/2 is inversely proportional to concentration, मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ concentration को, is inversely proportional to concentration raised to the power
1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं कहता हूँ n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो यहाँ n-1 आ जाएगा। ये रिलेशनशिप है हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। क्या रिलेशनशिप है? हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें, हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाता है T1/2 इज इक्वल टू T1/2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻0, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, A इज द कंसंट्रेशन, N इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1 - 1 0। और यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐड करते हैं, तो यहाँ T हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/k, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाता है? खाली कांस्टेंट, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या होता है? 0.699 0.699 k। (0.693 होता है, 0.693/k। ये है हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे T हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693/k। अब अगर हम सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं तो सेकंड ऑर्डर के लिए T1/2 इज इक्वल टू 1/a⁻1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और हमें मालूम है n-1 है, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर है, तो 2 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है 1/k, तो T हाफ लाइफ फॉर सेकंड ऑर्डर इज 1/k × a हो जाती है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें तो T हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻n-1 है, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी ऐड करेंगे, यहाँ कांस्टेंट आता है 1.5/k, तो ये हो जाएगा 1.5/k × a²। ये हमारे पास है थर्ड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की डिटर्मिनेशन की। हाउ टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमें मालूम होने चाहिए। कौन कौन से मेथड हैं, हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर कोई ग्राफ गिवन हो तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने का पहला मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। हम किसी भी ग्राफ से रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, और कैसा ग्राफ होगा? कंसंट्रेशन एंड टाइम के अगेंस्ट ग्राफ। एक रिएक्शन परफॉर्म किया जाए, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कंसंट्रेशन मालूम की जाए, और उस कंसंट्रेशन और टाइम को प्लॉट कर लिया जाए। एक एक्सिस पे टाइम, दूसरे एक्सिस पे कंसंट्रेशन। हमारे पास कर्व आएगा, इस कर्व का किसी भी पॉइंट पे हम स्लोप लें तो वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा। और स्लोप हम कैसे लेते हैं? इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम अ प्लॉट ग्राफ प्लॉटेड अगेंस्ट कंसंट्रेशन एंड टाइम एंड टेंजेंट स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट गिव रेट ऑफ रिएक्शन। स्लोप कैसे लेंगे? हम कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है। हम टेंजेंट ड्रॉ कर लें। अब इस टेंजेंट को हम ट्रायंगल में चेंज कर लें। यहाँ पे टाइम है इस एक्सिस पे, ये ABC, B और C क्या हो जाएगा हमारे पास? टाइम। A और B क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ से जो भी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये इसकी बेस है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये तरीका है, हम यहाँ से
किसी भी चीज़ के लिए रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई वैल्यूज़ गिवन हो, ग्राफ गिवन है, यहाँ पे इस एक्सिस पे वैल्यूज़ मौजूद हैं, इस एक्सिस पे वैल्यू मौजूद है, और कहा जाए बताएं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो सिंपली कहीं पे भी टेंजेंट ले लें या टेंजेंट ड्रॉ है तो ए और बी ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस मेजर करें कितना है। यहाँ टाइम का जो डिफरेंस है कितने सेकंड टाइम आ रहा है डिवाइड कर दें, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, एक तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिटर्मिनेशन का ये मेथड हो गया। उसके अलावा हमारे पास कंसंट्रेशन मालूम करने के फिज़िकल मेथड भी है, कंसंट्रेशन हम केमिकली भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं फिज़िकल मेथड्स की। फिज़िकल मेथड हमें मालूम है कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के वो मेथड हैं जिसमें हम कोई फिज़िकल पैरामीटर मेजर करते हैं। और फिज़िकल मेथड में सबसे पहले हमारे पास स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड आ जाता है। अगर हम स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड यूज़ करें, स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड इज़ एप्लीकेबल टू द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स विच आर कलर्ड विच एब्जॉर्ब लाइट। ऐसे रिएक्शन जो कि लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड से कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। एंड कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट। ठीक है, जो लाइट एब्जॉर्ब हुई कंसंट्रेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, एप्लीकेबल टू सब्सटेंस एब्जॉर्ब यूवी विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशंस। दूसरा मेथड है हमारे पास कंडक्टोमेट्रिक मेथड। कंडक्टोमेट्रिक मेथड एप्लीकेबल होगा ऐसे रिएक्शंस पे जिसमें आयंस प्रोड्यूस हो, विच प्रोड्यूस आयंस। तो हम ऐसे रिएक्शन की कंसंट्रेशन कंडक्टोमेट्रिक मेथड से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जब आयंस प्रोड्यूस होंगे तो उसकी कंडक्टेंस होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो हम कंडक्टोमेट्रिक मेथड आयोनिक रिएक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं। आयोनिक रिएक्शंस में हम कंसंट्रेशन मालूम करें विद पैसेज ऑफ टाइम, हम कंडक्टेंस मेजर कर लें। तीसरा मेथड है हमारे पास डायलेटोमेट्रिक मेथड। डायलेटोमेट्रिक मेथड इज एप्लीकेबल टू द रिएक्शन इन विच चेंज इन वॉल्यूम अकर्स। जिसमें रिएक्शन होने पे वॉल्यूम में कोई चेंज आए तो हम उस चेंज ऑफ वॉल्यूम से अगर कंसंट्रेशन डिटरमाइन करें तो इसे डायलेटोमेट्रिक मेथड कहते हैं। रिएक्शन विच इन्वॉल्व चेंज इन वॉल्यूम, तो वहाँ हम डायलेटोमेट्रिक मेथड यूज़ कर सकते हैं। चौथा मेथड है हमारे पास पोलैरिमेट्रिक। पोलैरिमेट्रिक मेथड ऑप्टिकल मेथड और पोलैरिमेट्री वहाँ इस्तेमाल हो सकती है जहाँ पे रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की ऑप्टिकल रोटेशन है। ठीक है, और हम ये चीज़ पढ़ चुके, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके कि कायरल कार्बन जहाँ पे मौजूद होगा इट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, इसे ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। तो पोलैरिमेट्रिक मेथड वहाँ एप्लीकेबल है जहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन होगी। ठीक है, और ऑप्टिकल रोटेशन से हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को मॉनिटर कर सकें, वहाँ हम पोलैरिमेट्रिक मेथड यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास मौजूद है रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रिएक्शन मिक्सचर का, कोई ऐसा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो जिसका एक स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो
ठीक है। और जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आएगा, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करके अगर कंसंट्रेशन डिटरमाइन करें तो हम उसे रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड कहेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, हम उनकी बात करते हैं। जैसे कि हमें मालूम होना चाहिए अबाउट ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स या रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ठीक है, हम किन्हें कहेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? तो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट्स आर शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज। रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या है? शॉर्ट लिव स्पीशीज हैं, शॉर्ट लिव। फॉर्म फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम टाइम के लिए रिएक्शन के दरमियान जो चीज़ें बनेंगी उन्हें हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कहते हैं। इसका मतलब है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर हाईली रिएक्टिव। इंटरमीडिएट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनकी एनर्जी क्या होती है? हाई एनर्जी होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट इसी तरह है। ट्रांजिशन स्टेट क्या है? किसी भी रिएक्शन के दरमियान बनने वाली वो स्टेट जो कि मुख्तसर टाइम के लिए होगी, शॉर्ट टाइम के लिए होगी और हाई एनर्जी होगी, जो कि फौरी ब्रेक हो जाएगी, किसी और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, उसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। ऐसी चीज़ों को हम ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। अब किसी भी दो मॉलिक्यूल के इफेक्टिव कोलिजन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के अलावा क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? भाई प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या होनी चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए और एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन कब होगा? जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। प्रॉपर ओरिएंटेशन। दूसरी चीज़ क्या होगी? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी, तो एक इफेक्टिव कोलिजन होगा। इफेक्टिव कोलिजन क्या बनाएगा? इफेक्टिव कोलिजन ट्रांसफॉर्म्ड रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। इफेक्टिव कोलिजन से इंटरमीडिएट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो कि प्रोडक्ट तक जाएगी। ठीक है, अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तो रीबाउंड बाउंस बैक होंगे विदाउट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब किसी भी टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, इसलिए वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच पजेज एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेस मॉलिक्यूल्स
विद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मॉलिक्यूल की तादाद जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो बढ़ जाएगी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है उनकी तादाद बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक है। इसके अलावा जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो दे ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। कोलिजन जब होगा दे कम क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे। तो मॉलिक्यूल व्हेन कम क्लोज टू ईच अदर, जब ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं दे स्लो डाउन, ये एक मरतबा स्लो हो जाते हैं। दे कोलाइड एंड देन फ्लाई बैक, वापस जाएंगे, ठीक है। इफ कोलिजन इज इफेक्टिव, अगर कोलिजन इफेक्टिव हुआ, इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी थी तो वापस जाने वाले मॉलिक्यूल मुख्तलिफ होंगे, अगर कोलिजन अनइफेक्टिव था तो सेम होंगे। अब यहाँ पे बात यह है कि जब व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर दे स्लो डाउन, जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे व्हेन कम क्लोज दे स्लो डाउन, और जब ये स्लो होंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। When molecule come close before collision, their kinetic energy decreases and potential energy increases। ये slow होते हैं और उस वक्त इनकी kinetic energy कम हो जाती है, potential energy ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गई बात। इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। हम बात करते हैं एंथैल्पी और एक्टिवेशन एनर्जी की। एंथैल्पी डेल्टा एच, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए ऑफ रिएक्शन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे एंथैल्पी एंड एक्टिवेशन एनर्जी की, और हमने कहा एंथैल्पी डेल्टा एच इज हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, और एंथैल्पी हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? हमने कहा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन। हम ग्राफ देख लेते हैं ज़रा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इस एक्सिस पे हमारे पास एनर्जी है और दूसरे एक्सिस पे हमारे पास रिएक्शन पाथ है। ये मेरे पास रिएक्टेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये मेरे पास रिएक्टेंट आ गया और ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा एच है। ये डिफरेंस हमारे पास डेल्टा एच है, एंथैल्पी चेंज। ये डिफरेंस एक्टिवेशन एनर्जी है, ये इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। ये एंडोथर्मिक का प्रोफाइल आ गया। एंडोथर्मिक के प्रोफाइल में, एनर्जी प्रोफाइल में हमें क्या चीज़ नज़र आएगी? प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम। अब यहाँ दूसरी बात हमें ये पता चलती है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक के केस में फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ये रही,
रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये है। तो रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन लेंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये है, रिवर्स रिएक्शन ये प्रोडक्ट है, तो रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक के केस में रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लार्ज होगी। डेल्टा एच H2 माइनस H1 स्मॉल वैल्यू माइनस लार्ज वैल्यू है, यहाँ पे लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू है, यहाँ साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जो कि हमें पता होना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी किसकी फॉरवर्ड रिएक्शन में ज़्यादा है, किसकी रिवर्स के लिए ज़्यादा है, किसकी फॉरवर्ड के लिए कम है, किसकी रिवर्स के लिए कम है। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको नाम मालूम होने चाहिए तमाम मेथड्स के। उसके बाद एक फार्मूला गिवन है हमारे पास हाफ लाइफ मेथड का और मेथड ऑफ लार्ज एक्सिस की 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन है, तो हमें वो मालूम होना चाहिए इसका मतलब क्या है लार्ज एक्सिस का। एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, दूसरा ग्राफिकल मेथड है, तीसरा डिफरेंशियल मेथड है, चौथा हाफ लाइफ मेथड है, पांचवा है मेथड ऑफ लार्ज एक्सिस। तो हमें नाम मालूम होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे MCQs पॉसिबल क्या हो सकता है, विच मेथड इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 4 नाम दिए हुए हैं, उसमें से चूज़ करें। अगर इन पाँचों में से कोई भी मौजूद है तो ये यूज़ हो सकता है टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इनमें से कोई एक है, बाकी 3 डिफरेंट कोई नेम गिवन है। आप बताएं कौन सा मेथड यूज़ होता है टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसमें से हाफ लाइफ मेथड जो है वो हाफ लाइफ मेथड से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। हमने रिलेशन पढ़ा था, हाफ लाइफ और ऑर्डर का रिलेशन है T हाफ इज इक्वल टू 1/A रेज टू पावर 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और A क्या थी, कंसंट्रेशन। तो वहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आती है N इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ T2 डिवाइडेड बाई T1 ओवर लॉग ऑफ A2 ओवर A1। अब यहाँ पे T1 और T2, A1 और A2 क्या चीज़ें होती हैं, A1 और A2 2 इनिशियल कंसंट्रेशन होती हैं, T1 और T2 2 हाफ लाइफ टाइम होते हैं। तो अगर हमें इफ़ वी नो 2 हाफ लाइफ टाइम्स एंड 2 इनिशियल कंसंट्रेशन वी डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम हाफ लाइफ मेथड। हम हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास क्या चीज़ें हों, 2 इनिशियल कंसंट्रेशंस जिन्हें हम A1 एंड A2 कह रहे हैं एंड 2 हाफ लाइफ टाइम जो कि T2 और T1 है। ठीक है, अगर ये हमारे पास गिवन है तो हम हाफ लाइफ मेथड यूज़ करते हुए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस फार्मूला से डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद है मेथड ऑफ लार्ज एक्सिस। भाई मेथड ऑफ लार्ज एक्सिस में क्या किया जाता है, 1 रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर लेते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन क्या करते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं, दूसरे रिएक्शन की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, दूसरे रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लें, पहले की कंसंट्रेशन चेंज करें और उसको देखें कि इसके रिस्पेक्ट से रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड ऑर्डर जो भी हो। ठीक है, इसे कहते हैं मेथड ऑफ लार्ज एक्सिस। तो सिंपली हमें मालूम होना चाहिए इन मेथड ऑफ लार्ज एक्सिस द कंसंट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सिस एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अदर रिएक्टेंट इज स्टडीड। इसे हम कहेंगे मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस।